जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 19वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है ए जलवाष्प, बी धूल कण, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है वह आपको बताना है। तो बताइए। धूल कण बिल्कुल ठीक उत्तर है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ए सफेद, बी लाल, सी काला, डी गहरा नीला। तो इसका सही उत्तर है काला। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि ए लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और डी कहता है उगते एवं डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है इसलिए। तो आपको बताना है इसका उत्तर। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? हाँ, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है इसलिए, सी कहता है इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है इसलिए, और डी कहता है यह आंखों के लिए आरामदायक होता है इसलिए। आपको बताना है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। हाँ, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? ए जल के नीले रंग के कारण, बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी अधिक गहराई के कारण, डी जल की ऊपरी सतह के कारण। तो समुद्र नीला इसलिए प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ए विवर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, डी परावर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर है अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए नीला, बी पीला, सी लाल, डी बैगनी। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आगे चलें। समुद्र का जल नीला होने का क्या कारण है? ए जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण, बी समुद्री जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, सी समुद्री जल की अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का अपवर्तन, और डी कहता है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। जल के नीले होने का कारण बताना है। तो इसका कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वित्वहीन होता है, चमक नहीं होती उसमें? ए इसका कारण प्रकीर्णन है, बी इसका कारण परावर्तन है, सी इसका कारण अपवर्तन है, और डी यह एक प्रकाशीय भ्रम है। तो इसका कारण है परावर्तन। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि ए सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, बी वायु में प्रदूषण विद्यमान है,
सी नीली गैसें ऊपर जाती हैं और डी वातावरण के वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। आपको बताना है कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। हाँ, क्योंकि वातावरण के वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, सी ध्रुवण और व्यतिकरण, डी अपवर्तन और परिक्षेपण। तो इसका सही उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ए समतल दर्पण, बी बेलनाकार दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल उत्तल दर्पण, ये यहाँ पे डैश होगा, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। तो मोटर कार में पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है ए बेलनाकार दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। दांत के डॉक्टर जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो कैसा दर्पण होता है वो बताना है। अवतल दर्पण होता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए समतल उत्तल, बी गोलीय उत्तल, सी परवलयाकार अवतल और डी समतल। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आसान है, इसका उत्तर आप जानते ही हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? जी हाँ, समतल दर्पण। आगे देखिए, इनमें से कौन सही है? ए एफ बराबर यू प्लस वी, बी एफ बराबर डी बाई टू, सी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और डी कहता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। इसमें से आपको बताना है कि सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें सही सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये तो कई बार हो गया, फिर भी देख लीजिए। ए कहता है गोलीय दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। जी हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक तथा उल्टा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी आभासी तथा सीधा, डी आभासी तथा उल्टा। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है यह बताना है। जी हाँ, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। यानी आपको बताना है कि 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है, उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो जिस दर्पण की ज़रूरत उसे होगी कम से कम उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए?
न्यूनतम लंबाई उसकी कितनी होगी उस दर्पण की। ए कहता है 1.5 मीटर होगी तो संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकेगा। बी कहता है 0.75 मीटर होगी तो देख सकेगा। सी कहता है 3 मीटर होगी और डी कहता है 6 मीटर होनी चाहिए। आप बताएं। हाँ, 0.75 मीटर, यानी उस व्यक्ति की लंबाई का आधा दर्पण की लंबाई होगी तो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकेगा। आगे देखें। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। कितनी होगी वह आपको बताना है। ए 3, बी 1, सी 4, डी अनंत। तो इसका सही उत्तर है अनंत। आगे देखें। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ए 2 बनेंगे, बी 3 बनेंगे, सी 6 बनेंगे, डी अनंत बनेंगे। सही उत्तर बताइए। जी हाँ, 3 बनेंगे। कितने। 3 बनेंगे। एक चीज और, एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि थीटा डिग्री कोण पे परस्पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है तो उसका एक फार्मूला है, एक सूत्र है। उससे आप आराम से, अगर कोण दिया हुआ है और दो समतल दर्पणों की बात कर रहे हैं, उनके बीच के प्रतिबिंब जानना है तो उसका प्रयोग करके आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है तो एक तो फार्मूला है n। n जो होगी वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। n इक्वल टू 360 अपान थीटा, है ना। जितने डिग्री कोण पे रखा गया होगा उससे आप भाग कर देंगे 360 में और उसमें जो आता है उससे -1 कर दीजिए। पर इस बात को ध्यान में रखना है कि 360 बटा जो थीटा है, यह इसका जो मान आए वो सम संख्या होगी तो -1 करेंगे। अगर इसका मान विषम संख्या आती है तो ये -1 नहीं लिखेंगे, केवल n इक्वल टू 360 बटा थीटा लिखेंगे। अब इस पे जब आप हल करेंगे तो आपको उत्तर सही मिल जाएगा। जैसे आप 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंबों की संख्या जानना है तो n इक्वल टू 360 बटा 90 डिग्री कर लीजिए। 90 करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। चूंकि सम आ रहा है तो इसमें से एक घटा के लिखेंगे, 3 आएगा। अगर ये सम नहीं आता तो विषम संख्या, हाँ सॉरी, ये 4 है, सम संख्या है तो एक घटा के लिखेंगे, 3 आएगा। अगर ये सम संख्या हो, विषम संख्या सॉरी, 4 क्या आ रहा है, सम संख्या है ना, तो एक घटाएंगे, 3 आया। अगर ये 4 की बजाय 5 होता तो 5 क्या होती है, विषम होती है। 7 क्या होती है, विषम होती है। 9 क्या होती है, विषम होती है। तब उसमें से 1 को नहीं घटाते। तो इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से दो समतल दर्पणों के बीच जो कोणीय स्थिति में कोई चीज रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या आप जान सकेंगे। ठीक है। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के बीच प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न थोड़ा अटपटा हो गया है। ये पूछ रहे हैं कि समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उन दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो अभी जस्ट पीछे वाला जो प्रश्न था वही उसका उत्तर था, है ना। क्या सही उत्तर है, 90 डिग्री, है ना। आप देख लीजिए प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ आप 360 बटे 90 डिग्री रखेंगे और यदि ये सम आता है, इसका मान यदि सम आएगा तो -1 करेंगे और सम नहीं आता है तो वही रहने देंगे। तो यहाँ से आप भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, सम आता है ना, तो यहाँ -1 कर लेंगे। ठीक है। इज इक्वल टू 3, 90 डिग्री पे देखिए आ रहा है ना 3। तो यही सही उत्तर है।
यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 60 डिग्री पे आनत है, तो इसका भी उस फार्मूले पे आप प्रयोग कर लें। और ये देखिए एन इक्वल टू 360/60 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 क्या है? सम है, तो -1 कर लीजिए, 5। ठीक ना? कितना आया? 5। अब आप देख लें इसका सही उत्तर कहाँ है, तो ये सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। तो वो सूत्र आप प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, है ना? रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उसको आपको समझने की आवश्यकता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो ए कहता है किरणें फैलाता है, बी कहता है किरणें एकत्रित करता है, सी कहता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और डी कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस क्या करता है? किरणें एकत्रित करता है। क्या करता है? किरणें एकत्रित करता है। आगे देखिए, अपसारी लेंस वह होता है जो ए कहता है किरणें फैलाता है, बी किरणें एकत्रित करता है, सी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, डी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अपसारी लेंस क्या करता है? अपसारी किरणें फैलाता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा वो आपको बताना है। ए कहता है समतल अवतल लेंस की भांति, बी कहता है अवतल लेंस की भांति, सी कहता है समतल उत्तल लेंस की भांति और डी कहता है उत्तल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। आगे चलें। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है ए अवतल दर्पण, जैसे करता है उत्तल लेंस, जैसे करता है उत्तल दर्पण और जैसे करता है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह काम करेगा? अवतल लेंस की भांति काम करेगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? ए शंक्वाकार लेंस जैसा, बी अभिसारी लेंस जैसा, सी अपसारी लेंस जैसा और डी द्विफोकसी लेंस जैसा। आपको बताना है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, टेट सुपर टेट में भी पूछा गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ए लक्स होता है, बी डायोप्टर होता है, सी ल्यूमेन होता है, डी ऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। इस तरह से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।